हेलो व्यूवर्स, स्वागत है सभी का सॉल्यूशन हब पर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 एनसीईआरटी इंग्लिश की बिहार बुक का सेकंड चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक। इसके दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट है एवलिन ग्लिनेई लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट, और सेकंड है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। तो दोनों पार्ट्स के हम आज क्वेश्चन आंसर पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं एवलिन ग्लिनेई लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट के वर्ड मीनिंग से। तो इसमें वर्ड दिया हुआ है जोसल। जोसल का मीनिंग होता है पुश रफली यानी कि धक्का मुक्की करना। स्लाइड का मीनिंग होता है स्मॉल एंड थिन यानी कि दुबली पतली। यहाँ पर लड़की के लिए यूज़ हुआ था स्लाइड गर्ल। डॉन्टिंग होता है फ्राइटनिंग यानी कि डरा सा महसूस करना। एस्पायरिंग म्यूजिशियन होता है जो म्यूज़िक सीख रहा होता है अभी। अ पर्सन हु वांट्स टू बी अ म्यूजिशियन यानी कि म्यूजिशियन बनने की इच्छा रखता हो या उसके लिए प्रैक्टिस करता हो। इम्पेयर्ड यानी कि वीकेंड यानी कि उस चीज़ में कमजोरी, यानी कि इसके कानों में कमजोरी थी तो उसके लिए इम्पेयर्ड ईयर्स आया था इसके लिए। परकॉशनिस्ट होता है अ पर्सन हु प्लेज द ड्रम द तबला एक्सेट्रा। यहाँ पर तबला आएगा, टेबल नहीं। तो एक ऐसा पर्सन जो कि ड्रम बजा लेता हो, तबला बजा लेता हो, तो वो परकॉशनिस्ट के अंडर आ जाता है। पोटेंशियल होता है हमारा कोई गोल, क्वालिटी और एबिलिटी दैट कैन बी डेवलप्ड, यानी कि एक ऐसी क्वालिटी या कोई ऐसी एबिलिटी जिसे कि हम अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं, उसकी हमारे अंदर पोटेंशियल होना उस चीज़ का। ऑडिशन यानी कि गिव अ शॉर्ट परफॉर्मेंस सो दैट द डायरेक्टर कुड डिसाइड वेदर शी वाज गुड और गुड इनफ। यहाँ पर शी की जगह ही भी यूज़ कर सकते हैं, बट चैप्टर में गर्ल के लिए आया है तो मैंने शी यूज़ किया यहाँ पर। तो एक ऐसी परफॉर्मेंस है, एक ऐसी छोटी सी परफॉर्मेंस जिससे कि कोई पर्सन हमें जज कर सकता है, यानी कि जज करके डिसाइड कर सकता है कि इसे हमने ऑडिशन के थ्रू पास करना है या नहीं करना। एक तरह का एग्ज़ाम ही होता है ये। इंट्रीग्यूइंग क्या होता है? फैसिनेटेड एंड क्यूरियस, यानी कि थोड़ा सा ऐसे डरा डरा सा महसूस करना। फ्लॉलेसली यानी कि बिना रुके। विदाउट अ फॉल्ट और मिस्टेक यानी कि बिना किसी गलती के चलते जाना, यानी कि फ्लॉलेसली अगर हम इंग्लिश बोल रहे हैं तो हम बिना गलती के इंग्लिश बोल रहे हैं। डिस्प्यूट होता है डिसएग्री विद, यानी कि किसी के साथ एग्री ना होना। लिल्ट होता है अवे ऑफ स्पीकिंग, एक बोलने का लहजा जिसे कि हम एक्सेंट भी बोलते हैं। टिंगल्स होता है छोटी छोटी ऐसी फीलिंग्स, या फिर फीलिंग्स नहीं कह सकते, फील करना किसी चीज़ को, यानी कि महसूस करना। जैसे चूंटियाँ काट रही हों हमारे, जैसे कोई चूंटियाँ काटे या फिर कीड़ी खा जाती है तो हमें ऐसे थोड़ा सा टिंगल सा महसूस होता है, वो होता है उस वर्ड को टिंगल बोलते हैं। कॉज अ स्लाइट प्रिकिंग और स्टिंगिंग सेंसेशन, यानी कि किसी चीज़ के काटने या चुभने का जो सेंसेशन होता है हमारी बॉडी के अंदर, उसे टिंगल कहते हैं। रेजोनेंस होता है इकोज और साउंड्स, यानी कि किसी साउंड की या किसी बोलने की आवाज़ की गूंज होना। तो रेजोनेंस यहाँ पर उसके ड्रम के लिए यूज़ हुआ था शायद। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की और। पेज नंबर 20 पे क्वेश्चन है थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट। उसमें फर्स्ट पार्ट था जिसमें कि कुछ वर्ड्स में या कपल ऑफ सेंटेंसेस में हमें आंसर्स देने थे। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ ओल्ड वाज एवलिन। एवलिन कितने साल की थी व्हेन शी वेंट टू द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक। यहाँ पर रॉयल इकट्ठा है, ध्यान रखिएगा। जब एवलिन कितने साल की थी जब वो रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक में गई लंदन में। एवलिन वॉज 17 ईयर्स ओल्ड व्हेन शी वेंट टू द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन। तो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक लंदन के अंदर है, उसमें एवलिन कब गई? 17 साल की उम्र में। अब आपके एमसीक्यूज़ भी आने लग गए हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं कि एवलिन कितने साल की थी, रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक कहाँ पर है, या फिर एवलिन कितने साल में लंदन गई या फिर रॉयल एकेडमी में गई। तो इस तरह के क्वेश्चंस एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं आपसे। सेकंड क्वेश्चन है व्हेन वॉज हर डिफनेस फर्स्ट नोटिस। तो उसकी जो सुनने की शक्ति कम हो रही थी उसको पहली बार कब नोटिस किया गया? व्हेन वॉज इट कन्फर्म्ड, और इस चीज़ को कन्फर्म कब किया गया? हर डिफनेस वॉज फर्स्ट नोटिस व्हेन शी वॉज 8 ईयर्स ओल्ड। अब उसकी डिफनेस पहली बार तब नोटिस की गई जब वो 8 साल की थी। एंड इट वॉज कन्फर्म्ड व्हेन शी वॉज 11, और जब 11 साल की वो हुई तब ये बात श्योर हो चुकी थी, कन्फर्म हो चुकी थी। सेकेंड पार्ट आता है जिसमें कि हमें लगभग 30 वर्ड्स के आसपास आंसर देना है अपना। हु हेल्प्ड हर टू कंटिन्यू विद म्यूजिक। अब एवलिन को म्यूजिक में कंटिन्यू करने के लिए किस पर्सन ने हेल्प की? व्हाट डिड ही डू एंड से, और उस पर्सन ने क्या किया और क्या बात कही। परकॉशनिस्ट रॉन फॉर्ब्स हेल्प्ड एवलिन टू कंटिन्यू विद म्यूजिक। तो परकॉशनिस्ट थे रॉन फॉर्ब्स जिन्होंने कि एवलिन को हेल्प की थी म्यूजिक में कंटिन्यू करने के लिए। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। अब इन्होंने शुरू किया था, दो बड़े ड्रम्स को बजाना शुरू किया और अलग अलग नोट्स पर दोनों को बजाया। ही आस्क्ड हर नॉट टू लिसन टू देम थ्रू हर ईयर्स बट टू ट्राई एंड सेंस द साउंड इन सम अदर मैनर। और प्रकॉशनिस्ट रॉन फॉर्ब्स ने कहा कि इसे तुम सुनने की कोशिश मत करो, इसे तुम फील करने की कोशिश करो अपने बॉडी के अलग अलग पार्ट से, अलग अलग म्यूज़िक को।
और सेकंड क्वेश्चन है नेम द वेरियस प्लेसेस एंड केसेस कॉजेज फॉर विच एवलिन परफॉर्म। तो ऐसे वेरियस अलग अलग प्लेसेस या फिर ऐसे कौन कौन से शोज़ थे जहाँ पर एवलिन ने परफॉर्मेंस दी थी अपनी। सो एवलिन विद अ हेक्टिक इंटरनेशनल स्केड्यूल गिव सोलो परफॉर्मेंसेज एट रेगुलर कंसर्ट्स। एवलिन अपना बिजी इंटरनेशनल शेड्यूल होने के बावजूद भी सोलो परफॉर्मेंसेज देती थी रेगुलर कंसर्ट्स में। अपार्ट फ्रॉम दिस शी गेव फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। और इनके अलावा वो प्रिजन्स में यानी कि जेल में और हॉस्पिटल्स में फ्री कंसर्ट भी करती थी, फ्री के शो भी करती थी, यानी कि उनसे पैसा नहीं लेती थी। शी ऑल्सो अकॉर्ड्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस। और वो ये चीज़ भी ट्राई करती रहती थी कि जो यंग म्यूजिशियंस हैं यानी कि जो एस्पिरेंट्स हैं म्यूजिशियंस एस्पिरेंट म्यूजिशियंस हैं उनके लिए अच्छी अच्छी क्लासेस वो बना सके या फिर उन्हें अच्छी तरह से सिखा सके। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 100 से 150 वर्ड्स में इसका आंसर देना है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज एवलिन हेयर म्यूजिक। एवलिन म्यूजिक को कैसे सुनती थी। सो एवलिन हर्ड म्यूजिक बाय सेंसिंग द नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। एवलिन म्यूजिक को सुनने की बजाय अपने बॉडी पार्ट से अलग अलग नोट्स के थ्रू फील करती थी, सेंस करती थी। व्हेन रॉन फॉब्स tuned two drums to different notes and asked her to sense the sound without using her ears, she realized that she could feel the higher drum from the waist up and the lower drum from the waist down. अब जब रॉन फॉब्स ने दो बड़े ड्रम बजाए और एवलिन को कहा कि इसे सुनने की बजाय तुम इसे फील करने की कोशिश करो, और एवलिन ने इस चीज़ को फॉलो किया, तो एवलिन ने क्या पाया कि जो ऊपर की तरफ ड्रम बज रहा है उसे तो वो वेस्ट के ऊपर की साइड से फील कर पा रही है, और जो नीचे की तरफ ड्रम बज रहा है उसे वो वेस्ट के नीचे के हिस्से से, कमर के नीचे के हिस्से से फील कर पा रही है। शी लर्न हाउ टू ओपन हर माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस। अब एवलिन ने धीरे धीरे ये चीज़ सीख ली कि म्यूज़िक के लिए अपने माइंड को, अपने बॉडी के पार्ट्स को किस तरह से ओपन करना है ताकि वो म्यूज़िक को फील कर सके अपने बॉडी पार्ट्स के थ्रू। इट वॉज her sheer determination and hard work. When she played the xylophone, she could sense the sound passing up the stick into her fingertips. अब ये इसकी शीर डिटर्मिनेशन थी, यानी कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग था इसका, और इसकी लगन थी जिससे कि ये इतना अच्छा परफॉर्म कर पाई। उसके अलावा जब वो जाइलोफोन बजाती थी तो वो उसे अपने फिंगरप्रिंट्स के थ्रू स्टिक की जो वाइब्रेशन है उसे फील करती थी। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम शी कुड फील द रेजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी। और जब वो ड्रम को सुनती थी या ड्रम को बजाती थी तब वो कैसे फील करती थी, तब वो उसकी गूंज को फील करती थी। रेजोनेंस हमने अभी ऊपर पढ़ा भी था, जो साउंड्स की गूंज होती है उसे रेजोनेंस बोलते हैं, जो कि उसकी बॉडी के अंदर फ्लो होती थी। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्ड हर शूज सो दैट द वाइब्रेशन कुड पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स। और जब भी वो वुडन प्लेटफॉर्म पर यानी कि लकड़ी के किसी प्लेटफॉर्म पर परफॉर्म करती थी तब वो अपने शूज़ उतार देती थी ताकि वाइब्रेशन जो है वो उसके पैरों के थ्रू और लेग्स के थ्रू बॉडी में पास हो सके। शी हरसेल्फ सेड दैट म्यूजिक पॉर्ड इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ हर बॉडी। अब एवलिन ये बात खुद भी बताती थी कि एवलिन ने ये बात खुद भी बताई थी कि म्यूज़िक जो है वो अपने बॉडी पार्ट्स के थ्रू वो फील करती है, हर एक बॉडी पार्ट के लिए म्यूज़िक को ओपन करके रखती है। इट टिंगल्ड इन हर स्किन, वो उसकी स्किन में चुभता है, हर चीक बोन्स एंड इवन इन हर हेयर, चाहे उसके बाल हैं, चाहे उसके चीक बोन्स हैं, गाल हैं, या फिर उसकी स्किन है, उस पर हर एक जगह म्यूज़िक की बीट जो है वो उसे टिंगल करती है, चुभती है हल्की हल्की, जिससे कि वो उसे फील कर पाती है। अब सेकंड पार्ट है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। इसके वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। ऑस्पिशियस क्या है, प्रोमिसिंग टू ब्रिंग गुड फॉर्चून। ऑस्पिशियस हमने पढ़ा था जब वो अफ़गानिस्तान के राजा के पास थे और बिस्मिल्लाह खान और उन्हें कुछ ऑस्पिशियस गिफ्ट दिए गए थे, यानी कि बहुत ही अच्छे फॉर्चून देना। इनडिस्पेंसिबल क्या है, विदाउट विच अ पीस ऑफ वर्क कैन नॉट बी डन। एक ऐसी चीज़ जिससे कि कोई शांति का काम नहीं किया जा सकता है या कोई तसल्ली बख्श काम नहीं किया जा सकता। एंसेम्बल्स का क्या है, थिंग्स हेयर इंस्ट्रूमेंट्स। एंसेम्बल्स का मीनिंग होता है कोई ना कोई चीज़, और यहाँ पर जो एंसेम्बल्स का वर्ड यूज़ किया गया वो किसके लिए किया गया, इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। पैटर्नल एंसेस्टर्स कौन होते हैं, एंसेस्टर्स ऑफ द फादर, यानी कि जैसे बिस्मिल्लाह खान है तो बिस्मिल्लाह खान के पिताजी, उनके दादाजी, उनके ताया जी, इस तरह से मतलब उनके फादर की फैमिली के जो भी उनसे बड़े हैं वो उनके एंसेस्टर हुए, पैटर्नल एंसेस्टर्स। सोवेनियर्स क्या है, थिंग्स गिवन इन मेमोरी ऑफ अ पीस, पर्सन और इवेंट। किसी पर्सन की या किसी इवेंट की या किसी प्लेस की मेमोरी को देना सोवेनियर्स होता है। चार्ट बस्टर क्या है, रिकॉर्ड ब्रेकर, यानी कि पहले के ही खुद के रिकॉर्ड को तोड़कर और बहुत ही बढ़िया रिकॉर्ड बना देना चार्ट बस्टर होता है। वेंचर
क्या है, प्रोजेक्ट दैट ऑफन इन्वॉल्व्स रिस्क, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें कि रिस्क भी इन्वॉल्व होता है। कॉन्फर्ड क्या है, गिवन यूजुअली एन अवार्ड और अ डिग्री, एक किसी चीज़ को देना, और ये मेनली किस लिए यूज़ किया जाता है, किसी अवार्ड के लिए या किसी डिग्री के लिए। जैसे कि आपने मूवीज़ में ज़्यादा देखा होगा, जैसे अवार्ड फंक्शन होता है या फिर डिग्री फंक्शन होता है, जिसमें कि लास्ट में सभी को डिग्रीज प्रोवाइड की जाती हैं एक फंक्शन के थ्रू। कोवेटेड क्या होता है, मच डिज़ायर्ड, किसी चीज़ को ज़्यादा चाहना। डिवोट क्या होता है, बिलीविंग स्ट्रांगली इन अ रिलीजन एंड ओबेइंग इट्स लॉज एंड फॉलोइंग इट्स प्रैक्टिसेस, किसी मतलब रिलीजन में बिलीव करना और उसे अच्छे से स्ट्रिक्टली फॉलो करना। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं 30 वर्ड्स वाले। पहला क्वेश्चन है, वाई डिज औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ द पुंगी, औरंगजेब ने अपने दरबार में पुंगी बजाने से मना क्यों करवा दिया था। बिकॉज औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पुंगी बिकॉज इट हैड अ श्रिल अनप्लीजेंट साउंड। औरंगजेब ने अपने दरबार में म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो पुंगी था उसे बजवाना इसलिए बंद किया क्योंकि उन्हें इसका साउंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा तीखा लगता था और काफ़ी ज़्यादा अजीब भी लगता था। सेकंड है, हाउ इज़ अ शहनाई डिफरेंट फ्रॉम अ पुंगी, अब शहनाई पुंगी से डिफरेंट कैसे थी। सो शहनाई हैज़ अ बेटर टोनल क्वालिटी देन पुंगी। अब सबसे पहला कंपैरिजन क्या है कि शहनाई की जो टोनल क्वालिटी थी, यानी कि उसकी जो वॉइस थी वो कुछ अच्छी थी पुंगी के बजाय। इट इज़ अ नेचुरल होलो स्टेम पाइप विद होल्स, अब ये एक नेचुरल होलो पाइप थी, यानी कि जिसके बीच में पूरा स्पेस बना हुआ था जैसे बांसुरी में होता है, और इस पाइप में होल किए गए थे। ऑन इट्स बॉडी एंड इज़ लॉन्गर एंड बॉर्डर देन द पुंगी, अब ये कुछ लंबी भी थी पुंगी से और कुछ बड़ी भी थी, चौड़ी भी थी। शहनाई इज़ इन अ वे एन इम्प्रूवमेंट अपॉन द पुंगी, अब शहनाई को हम किसी ना किसी तरह इस तरह कह सकते हैं कि ये पुंगी की तरह ही है, लेकिन पुंगी से कुछ इम्प्रूव किया गया इंस्ट्रूमेंट है। थर्ड है, वेयर वॉज द शहनाई प्लेड ट्रेडिशनली, शहनाई को ट्रेडिशनली यानी कि धार्मिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर कहाँ बजाया जाता है। हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान चेंज दिस, और बिस्मिल्लाह खान ने इसे किस तरह चेंज किया। द शहनाई वॉज ट्रेडिशनली प्लेड इन रॉयल कोर्ट्स, टेम्पल्स एंड वेडिंग्स, अब शहनाई पहले रॉयल कोर्ट्स में यानी कि राज दरबार में, मंदिरों में और शादियों में बजाई जाती थी। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एंड अनडिस्प्यूटेड मोनार्क ऑफ शहनाई बॉट दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज, ये क्लासिकल इकट्ठा है, ध्यान रखिएगा, एल नीचे आया है इसमें। तो शहनाई पहले तो राज दरबारों में, टेम्पल्स में और वेडिंग्स में बजाई जाती थी, लेकिन उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी थे, उन्होंने ये जो बड़ी परंपरा चली आ रही थी इसे तोड़कर और शहनाई को एक ऐसा क्लासिकल स्टेज पर ले आया जिससे कि हर एक को इसे सुनने लगा और हर एक को इसे बजाने भी लगा था। फोर्थ है, व्हेन एंड हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान गेट हिज बिग ब्रेक, अब बिस्मिल्लाह खान जी को उनका बड़ा ब्रेक कब मिला शहनाई के तौर पर और किस तरह मिला। बिस्मिल्लाह खान गोट इज़ बिग ब्रेक इन 1938, अब बिस्मिल्लाह खान जी को उनका बड़ा ब्रेक 1938 में मिला। द ऑल इंडिया रेडियो ओपन इन लखनऊ एंड बिस्मिल्लाह खान प्लेड शहनाई ऑन रेडियो, अब इन ऑल इंडिया रेडियो जो है लखनऊ में ओपन हो चुका था और बिस्मिल्लाह खान जी ने उस रेडियो पर शहनाई बजाई थी। ही सून बिकेम एन ओपन हर्ड प्लेयर ऑन रेडियो, और बहुत ही जल्द उन्होंने रेडियो पर अपना अच्छा नाम बना लिया था और बहुत लोग उन्हें सुनते भी थे। ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विद हिज शहनाई फ्रॉम द रेड फोर्ट ऑन 15 अगस्त 1947, और ये पहले ऐसे इंडियन थे जिन्होंने आज़ादी के समय 15 अगस्त 1947 के दिन रेड फोर्ट से यानी कि लाल किले से शहनाई बजाते हुए इसका आगाज़ किया था। फिफ्थ क्वेश्चन है, वेयर डिड बिस्मिल्लाह खान प्लेड द शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947, अब बिस्मिल्लाह खान जी ने 15 अगस्त 1947 को शहनाई कहाँ बजाई है, हमने अभी पढ़ा रेड फोर्ट पर। वाई वॉज द इवेंट हिस्टोरिक, और ये इवेंट हिस्टोरिक क्यों था, ऐतिहासिक क्यों बना। ऑन 15 अगस्त 1947 बिस्मिल्लाह खान प्लेड द राग काफ़ी ऑन हिज शहनाई फ्रॉम द रेड फोर्ट, अब 15 अगस्त 1947 को बिस्मिल्लाह खान जी ने अपने शहनाई बजाई रेड फोर्ट से और उसमें कौन सी टोन बजाई, राग काफ़ी। द इवेंट वॉज हिस्टोरिक बिकॉज इट वॉज ऑन द ओकेजन ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल, अब ये इवेंट हिस्टोरिक ऐतिहासिक क्यों बना, क्योंकि इस दिन इंडिया को आज़ादी मिली थी ब्रिटिश रूल से और उसी का ओकेज़न था ये जिस पर इन्होंने शहनाई बजाई थी, इसलिए ऐतिहासिक बना। सिक्स्थ है, वाई डिड बिस्मिल्लाह खान रिफ्यूज़ टू स्टार्ट अ शहनाई स्कूल इन द यूएसए, अब बिस्मिल्लाह खान जी ने शहनाई स्कूल यूएसए में शुरू करने से मना क्यों किया। बिस्मिल्लाह खान रिफ्यूज़ड वन ऑफ his students' request to start a Shehnai school in the USA because he would not live away from Hindustan, especially from Banaras and River Ganga and Dumrav. बिस्मिल्लाह खान ने अपने स्टूडेंट की जो रिक्वेस्ट थी शहनाई स्कूल खोलने की यूएसए में उसे मना इसलिए किया क्योंकि वो हिंदुस्तान से काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए थे और सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में किससे जुड़े हुए थे, बनारस से, दुमराव से और गंगा नदी से। अब सेवन्थ क्वेश्चन है हमारा, फाइंड एटलीस्ट 2 इंस्टेंसेस इन द टेक्स्ट विच
टेल यू दैट बिस्मिल्लाह खान लव्स इंडिया एंड बनारस। अब इसमें दो ऐसे हमें बताने हैं इंस्टेंसेस जो हुए इस चैप्टर के अंदर, जिसमें कि बताया गया कि बिस्मिल्लाह खान इंडिया को और बनारस को बेहद प्यार करते हैं। सो द फर्स्ट इंस्टेंस is when he turned down his students' offer to start a शहनाई स्कूल इन USA। अब पहला तो ऐसा क्या कारण हुआ, पहली ऐसी घटना हुई जब उन्होंने अपने स्टूडेंट के ही एक ऑफ़र को मना कर दिया शहनाई स्कूल USA में खोलने से, जिससे कि पता लगा कि वो इंडिया से और बनारस से काफ़ी प्यार करते हैं। द सेकेंड इंस्टेंस इज़ व्हेन खान साहब वॉज आस्क्ड बाय शेखर गुप्ता अबाउट मूविंग टू पाकिस्तान ड्यूरिंग द पार्टीशन, ही सेड दैट ही वुड नेवर लीव बनारस। और दूसरी घटना हुई थी जब खान साहब को यानी कि बिस्मिल्लाह खान जी को कहा गया था शेखर गुप्ता द्वारा कि आप पाकिस्तान में आ जाइए। जब इसका मतलब पार्टीशन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का, तो उन्होंने मना कर दिया था क्योंकि वो बनारस को छोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए वो पाकिस्तान नहीं गए। तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया क्वेश्चन आंसर के साथ ही, और इसकी मैंने वीडियो डाल दी है जो कि समरी की भी है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वो लिंक चेक कर लीजिएगा, उसमें आपको पूरे के पूरे चैप्टर्स मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।